चलिए, तो आज का टॉपिक है हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं कक्षीय वेग। क्लियर? अब अगली बात, आपको ये बात पता होगी कि इस यूनिवर्स में हर कोई ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण का नियम फॉलो करता है, जिसके अंतर्गत ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। d मतलब डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, उनके केंद्र के बीच की जो दूरी है उसे हमने d माना है। क्लियर? अब ये जो फॉर्मूला है, जो फोर्स है, जब आपका कोई सैटेलाइट, सपोज करते हैं सैटेलाइट की बात करते हैं, तो ऐसी बात है कि पृथ्वी के चारों तरफ ही होगा। पृथ्वी के चारों तरफ एक नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक, वो कौन सा है? पृथ्वी के चारों तरफ एक नेचुरल सैटेलाइट है, कौन है वो? प्राकृतिक, पहले से ही, जो हमने नहीं भेजा, पहले से ही है। मून यानी कि चंद्रमा, चंद्र ग्रह आपके जो है वो कौन है? ये आपके अर्थ के नेचुरल सैटेलाइट है। जी हाँ, चंद्रमा, ये आपके नेचुरल सैटेलाइट है। नेचुरल सैटेलाइट में इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमने नहीं भेजा, ऑलरेडी पहले से ही प्रकृति में है। यानी कि आपने ये भी सुना होगा कि दो टाइप के सैटेलाइट होते हैं, एक होता है नेचुरल सैटेलाइट, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब होता है जो नेचर की वजह से हो, नेचर में पहले से ही हो, और आर्टिफिशियल का मतलब जो हमने भेजे हैं, जो हमने भेजे हो। तो आपने सुना भी है नासा और इसरो भेजते रहते सैटेलाइट, ये उन्हीं की बात हो, वो आर्टिफिशियल की कैटेगरी में आते हैं। तो अब ये तो क्लियर हो गया है कि सैटेलाइट जो है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करता है, ये क्लियर है। ये तो क्लियर हो गया, अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्यूशन करता है, ये बात क्लियर हो गई है। इस केस में यहाँ पर आपको मेंटेन भी करना पड़ता है, ये आप जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है, जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन अगर ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसको सेंटर की तरफ एक अट्रैक्शन वाला फोर्स लगता है, और उस फोर्स का नाम सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। इस केस में जब ये दोनों बैलेंस करते हैं आपस में एक दूसरे को, तब सैटेलाइट रिवॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देता है अर्थ के चारों तरफ। सपोज कर लीजिए कि अगर ये अर्थ है जिसका मास हमने मान लिया कैपिटल M, इसका मास क्या है? कैपिटल M, और इसके चारों तरफ एक ऑर्बिट है जिसको हमने कक्ष माना है हिंदी में, और इस ऑर्बिट में एक सैटेलाइट है। हमने मान लिया कि ये सैटेलाइट है जो कि रिवॉल्यूशन कर रहा है इसके चारों तरफ, जिसका मास है स्मॉल m, इसका मास क्या है? स्मॉल m, और ये अर्थ का मास क्या है? कैपिटल M। तो इस केस में जब ये रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन में आपको पता होगा कि यहाँ सेंट्रल फोर्स बैलेंस हो रहा है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिखिए, इनका क्या आएगा, और फिर इसके बाद इनके बीच में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स, उन दोनों फोर्स को फॉर्मूला बैलेंस करना है। इसके बाद हमने इसमें माना है कि अर्थ की जो रेडियस है वो कितनी है? रेडियस r, और सरफेस से ही हम सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करते हैं। अर्थ के अंदर से तो करेंगे नहीं, अर्थ के अंदर से तो नहीं होगा। हम लोग कहाँ पर हैं? पृथ्वी की सतह पर। तो जो प्रोजेक्शन होगा सैटेलाइट का, वो भी कहाँ से होता है? सरफेस से ही होता है। तो हमने मान लिया कि सरफेस से प्रोजेक्ट किया, तो हमने कितनी हाइट पर किया है? h। हमने मान लिया है कि सैटेलाइट को हमें किसी हाइट तक पहुंचाना है? h हाइट तक पहुंचाना है। तो हमने क्या किया, अब इसके रेस्पेक्ट में सबसे पहले लगाया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला। यूजिंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूजिंग
यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम, जो कि कहता है क्या, वो ये कहता है कि ग्रेविटेशन फोर्स जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। और यहाँ पर मासेस कौन है, m1 m2। m1 है अर्थ का मास और m2 है सैटेलाइट का मास। चलिए बताइए कौन है यहाँ पर, अर्थ का मास कैपिटल N और सैटेलाइट के लिए स्मॉल n, अपॉन में डिस्टेंस, जरा सोच समझ कर बताइएगा डिस्टेंस का स्क्वायर क्या आ रहा है। ये डिस्टेंस किसके बीच में था, दो ऑब्जेक्ट जिनकी चर्चा चल रही है उनके सेंटर टू सेंटर के बीच में, यानी कि दोनों के केंद्र के बीच में जो दूरी होती है वही दी थी, करेक्ट। और यहाँ पर अगर बात करेंगे हम तो अर्थ का सेंटर कहाँ है, ये सैटेलाइट कहाँ है, ये। इन दोनों के सेंटर टू सेंटर का कितना आया, h आया है, r आया है या r प्लस h आया है, r प्लस h। यानी यहाँ डिनोमिनेटर में आप क्या लेंगे, r प्लस h का होल फॉर्मूला ये बनेगा, क्योंकि इस समय सेंटर टू सेंटर का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो क्या है, r प्लस h, इसलिए r प्लस h का होल स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट, अब हमें सेम फॉर्मूला अब यहाँ पर अप्लाई करना है सेंटीमीटर के लिए। तो जरा बताएंगे कि सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है तो उस केस में सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, क्या होता है, सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है, जस्ट लाइक जैसे यहाँ चल रहा है, तो उसमें सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, Fc बराबर m v स्क्वायर अपॉन r, करेक्ट, m v स्क्वायर अपॉन r। जी हाँ, यही होता है। लेकिन यहाँ पर ये m जो है वो किसका है, जो घूम रहा है या जिसके चारों तरफ घूम रहा है, जिसके चारों तरफ घूमा जा रहा है वो मास है, या जो घूम रहा है उसका मास है, जो घूम रहा है उसका मास है। यानी कि स्मॉल m लगाएंगे, कैपिटल M, स्मॉल m, यानी कि सैटेलाइट का मास, सैटेलाइट का मास वेलोसिटी v स्क्वायर अपॉन में r। ये जरा सोच समझ कर बताएं, अपॉन में r क्या लगाएंगे हम, अपॉन में r आएगा, h आएगा या r प्लस h आएगा, r प्लस h, करेक्ट, r प्लस h। तो यहाँ पर भी आएगा आपका r प्लस h। रीजन यही है, जैसा कि आप जानते हैं, जो इसमें था वही इसमें रीजन है। सेंटर टू सेंटर का गैप यहाँ पर भी क्या है आपका, r नहीं है, r प्लस h। अर्थ की रेडियस भी तो काउंट होगी उसमें, तो यहाँ पर वो r प्लस h शामिल होगा। चलिए, अब हुआ क्या, अब होना यहाँ पर ये है कि जब सैटेलाइट प्रोजेक्ट किया जाता है तो ये मेंटेन किया जाता है, दो काम होते हैं, मैं आपको सीधे बता दूं। पहले सैटेलाइट जब लॉन्च किया जाता है तो उसका टारगेट क्या होता है, साइंटिस्ट का टारगेट सबसे ज़्यादा मेन होते हैं दो। पहला, सबसे पहले तो उसे अर्थ की ग्रेविटी से उस सैटेलाइट को बाहर भेजना पड़ता है, पहला टारगेट ये। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल से दूर ले जाकर उसे पहुंचाना है, पहला टारगेट ये, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की वे रहता है, क्योंकि आपको ही पता है कि अगर वो सैटेलाइट अर्थ के गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत रह गया तो नीचे गिरेगा, वापस आ जाएगा, करोड़ों का खर्चा, पूरा नुकसान। तो पहला टारगेट तो ये है कि उसे ग्रेविटी, अर्थ की गुरुत्वाकर्षण के बल से बाहर भेजना है। जैसे आप मिनिमम वेलोसिटी के अराउंड जानते हैं, एस्केप वेलोसिटी, आज वो भी करेंगे, अगर समय रहेगा तो वो भी करेंगे। एस्केप वेलोसिटी हिंदी में आपने पढ़ा होगा उसको पलायन वेग के नाम से। एस्केप वेलोसिटी का मतलब पलायन वेग, हिंदी में आपने सुना होगा। वो वेलोसिटी होती है एस्केप, जिसमें सरफेस से प्रोजेक्ट करते, लॉन्च करते टॉप की तरफ। क्लियर? अच्छा, अब हमने अर्थ की ग्रेविटी से बाहर भेज दिया, अब क्या होगा, अब बाहर भेज तो दिया,
लेकिन उसे ऑर्बिट में भी तो लाना है, तो इसलिए वहां पर क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से प्रोजेक्शन होता है। लिख लिया? चलिए देखिए, अब ये जो फॉर्मूला आ गया है आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी का, इसमें ये तो कैपिटल जी के रेस्पेक्ट में, अगर मैं ये फॉर्मूला स्मॉल जी के रेस्पेक्ट में निकालना चाहूँ तो क्या होगा? तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि स्मॉल जी और कैपिटल जी का रिलेशन क्या होगा, और ये भी बताया जा चुका है। आपको पता है कि रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी कितना आया था? स्मॉल जी इक्वल टू जी एम अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, यही आया था। अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो अपॉन का आर स्क्वायर कितना जाएगा इधर, इनटू में कैपिटल जी एम बराबर आ जाएगा स्मॉल जी इनटू जी आर स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद यही आएगा। क्यों ना ये जीएम की जगह वैल्यू यहां पर पुट की जाए, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो अब यहां पर जब इसकी वैल्यू यहां पर पुट करते हैं तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला देखते हैं क्या आता है। जीएम की जगह हमने यहां पर वैल्यू पुट की है जी आर स्क्वायर और अपॉन में वैल्यू पुट की है आर प्लस एच। यहां तक कोई तकलीफ? नेक्स्ट, अब इसमें अगर आप गौर से देखें, ये इसमें कौन क्या क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ये तो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ये क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि अर्थ सरफेस पर 9.8 है। कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, ये भी रेडियस ऑफ अर्थ। और ये क्या है? एच, एच मींस हाइट, जितनी हाइट पर आपको सैटेलाइट को भेजा गया है ये वो हाइट। क्लियर है बात? अब ये बताइए कि अंडर रूट से बाहर कौन आ सकता है? आर। बाकी लोग अंडर रूट में रहेंगे तो स्क्वायर है, यानी आर जब बाहर आ जाएगा तो फॉर्मूला बन जाएगा कुछ ऐसा, आर और अंडर रूट में बचेगा जी अपॉन में आर प्लस एच। यहां तक किसी को कोई डाउट? क्लियर है? नेक्स्ट, अब एक बात है, स्पेशल केस क्या है? केस ये है जब h जो है वो नियरली इसके इक्विवेलेंट आ जाए, जीरो के। जीरो का मतलब सैटेलाइट जो है कैसा हो? नियर द अर्थ सरफेस। या लिख भी दे रहा हूं, जब सैटेलाइट आपका नियर द अर्थ सरफेस होगा उस टाइम पर ये बात बताई जा रही है, नियर द अर्थ सरफेस, यानी कि पृथ्वी की सतह पर काफी करीब होगा वो सैटेलाइट, तो उस केस में h बराबर क्या होगा? जीरो, लगभग जीरो होगा। और इस वैल्यू को जब इस फॉर्मूले में पुट किया जाएगा तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी? तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो हो जाएगी कुछ ऐसे, v नॉट, हमने v नॉट लिख लिया है ओवर ऑर्बिटल पहचानने के लिए। तो चलिए देखिए क्या आता है, r अंडर रूट में रहेगा g और r प्लस जीरो, h की जगह जीरो रखने के बाद। नेक्स्ट, अब अपॉन में क्या बचेगा? अंडर रूट r। अब इस r में ये लिख सकता हूं अंडर रूट r और इधर आ जाएगा अंडर रूट g और अपॉन में क्या आएगा? अंडर रूट। ऐसे कर सकते हैं, r को मैं रूट r इनटू रूट r कर सकता हूं ना। चलिए कुछ कट रहा है, एक रूट r कट गया तो बचा क्या? अंडर रूट g r। तो एक नया फॉर्मूला आ गया ऑर्बिटल का, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है? जब नियर द अर्थ सरफेस हो तब। और अगर ऐसा ना हो तो कौन सा करना है? तो फिर ये वाला करना है, अगर स्मॉल जी के रेस्पेक्ट में, और अगर कैपिटल जी के रेस्पेक्ट में है तो ये वाला करना है। फिर तो अच्छा, इस फॉर्मूले से हमें ये भी पता चला कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो सैटेलाइट के मास पर डिपेंड ही नहीं करती। ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट के मास पर डिपेंड ही नहीं करती। सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, फॉर्मूले में देखो जरा, ऑर्बिटल वेलोसिटी में कहीं स्मॉल है में, ये ध्यान रखना, ये काम वाली चीज कैसे? इस फॉर्मूले में g m अपॉन r प्लस h है। कैपिटल M क्या था? इसका अर्थ का, करेक्ट। स्मॉल m क्या था? सैटेलाइट का, घूम रहा है। फॉर्मूले में कहीं आया नहीं,
मतलब सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी में मास ऑफ सैटेलाइट पर फर्क ही नहीं पड़ता, वो हल्का है या भारी है, कोई मैटर ही नहीं है। यानी मास ऑफ सैटेलाइट पे कोई फर्क नहीं, कोई इंडिपेंडेंसी नहीं है, इंडिपेंडेंट है वो, मेरे कहने का मतलब ये है, यानी डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है। अच्छा, तो डिपेंड किस पर है? मास ऑफ अर्थ पे, यानी जिसके चारों तरफ सैटेलाइट घूमता है उसके मास पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल मंगलयान भेजा गया, मान लीजिए मंगल ग्रह है, तो मंगल ग्रह के चारों तरफ मुझे एक सैटेलाइट पहुंचाना है, मैंने मान लिया। अर्थ की बात खत्म करते हैं, मुझे मंगल ग्रह के चारों तरफ एक सैटेलाइट पहुंचाना है ऑर्बिटिंग करने के लिए। तो वहां पर जो सैटेलाइट हम पहुंचा रहे हैं वो सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करेगा, किसके मास पर डिपेंड करेगा? अर्थ के नहीं, मंगल ग्रह के मास, जिसके चारों तरफ आप सैटेलाइट को घुमा रहे हैं उसके मास पर डिपेंड करता है, जो कि यहाँ इंक्लूड है। अब वो बात अलग है कि आप अपनी पृथ्वी के चारों तरफ सैटेलाइट लगा रहे हो, आपको मंगल ग्रह भेज रहे हैं तो मंगल ग्रह के हिसाब से मास लगा देते हैं, और फिर उसी की रेडियस के इनवर्सली है, उसकी रेडियस के इनवर्सली। इनवर्सली का मतलब आर कम ऑर्बिटल ज्यादा, आर ज्यादा ऑर्बिटल कम, यानी कि ऑर्बिट बहुत दूर है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होगी, ऑर्बिट करीब है ज्यादा होगी, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और ऑर्बिट किसकी है? इसके चारों तरफ घूम रहा है गूगल। इसमें किसी को कोई डाउट? क्लियर है?